सुरेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। उसने अपने मोबाइल में भजन लगा रखा था कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुककर वापस चली तो सुरेश की नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी सुजाता पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 8 साल बाद वह उसे अपने सामने देख रहा था। वह बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? सुरेश सोच ही रहा था कि तभी सुजाता की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो सुरेश दूसरी तरफ देखने लगा और जल्दी से उसने मोबाइल बंद कर दिया। फिर पता नहीं सुरेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट के नीचे उतर आया और सुजाता के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाए। लड़का मान गया। तब सुरेश सुजाता के पास बैठ गया। बैठते ही सुरेश बोला, सुजाता कैसी हो? सुजाता ने नज़र मिलाते हुए कहा, ठीक हूँ। और आप? सुरेश बोला, मैं भी ठीक हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। त्यौहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? सुजाता बोली, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। बड़ी दीदी ने फ़ोन करके बुलाया था और कहा था कि आओ, मैं तुम्हें यहाँ दिल्ली में कोई काम दिला दूँगी। उसके बाद सुजाता चुप हो गई। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर सुरेश बोला, एक बात पूछूं सुजाता? आँखों से ही सुजाता ने कहा, पूछो। सुरेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब सुरेश ने दोबारा नहीं पूछा तो सुजाता ने पूछा, आपने की शादी? सुरेश ने बिना बोले ना में गर्दन हिला दिया। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। सुरेश सोचने लगा कि सुजाता कितनी अच्छी थी। जब मेरे घर में पहली बार शादी होकर आई थी तो सुजाता बहुत ही सुंदर, भोली भाली, सीधी साधी सी लड़की थी। जब भी सुरेश उसे कभी डांटता या मारता तो वह कभी पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। सास भी सुजाता को 10 बातें सुना देती थी, तब भी सुजाता कुछ भी नहीं बोलती थी। बहुत ही सीधी सादी थी और वह कम बोलने वाली लड़की थी। जब कुछ काम रहता तभी बोलती, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। सुजाता एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। सुजाता 3 बहन और 1 भाई थे। सुजाता सबसे छोटी बहन थी। एक बार सुजाता के भाई सुजीत की रेलवे में नौकरी लगी और उसके भाई को नौकरी में देने के लिए 50,000 देने थे। सुजाता के माता पिता बहुत ही गरीब थे। फिर सुजाता के पिता ने जैसे तैसे घर गिरवी रखकर 50,000 इकट्ठे किए अपने बेटे सुजीत की नौकरी के लिए। तभी सुजाता अपने मायके जाती है। तब सुजीत के पिताजी कहते हैं कि बेटी, सुजीत की नौकरी लग गई है और उसको 50,000 की ज़रूरत है, जो कि मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। यह बात सुरेश भी सुन रहा होता है। सुनने के बाद वह अपने घर आता है और अपने बड़े भाई से सुरेश कहता है कि सुजीत की नौकरी लग गई है और सुजाता के पिताजी ने 50,000 देने के लिए इकट्ठे किए हैं। तभी सुरेश के भाई कहते हैं कि तुम उनसे जाकर कह दो कि मेरी नौकरी छूट गई है और मुझे 50,000 की ज़रूरत है। तब सुरेश अपनी पत्नी सुजाता से कहता है कि अपने पिताजी से कह दो कि हमें भी 50,000 की ज़रूरत है, अभी दे दे, जब हो जाएगा तो हम वापस कर देंगे। सुजाता बेचारी सीधी सादी अपने पिता से कैसे कहती,
वह अपने माता पिता से कुछ न कह पाई। तब सुजाता का भाई सुजाता के ससुराल आता है। तब वह देखता है कि बहन बहुत परेशान सी लग रही है। ससुराल में काफ़ी परेशान करने लगे और ताने भी सुनाने लगे थे। सुजाता तब भी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन सुजाता का भाई सुजाता से पूछता है, बहन आजकल तू बहुत परेशान सी लग रही है। आखिर किस बात से परेशान है, मुझे बता। तब उसकी बहन सुजाता बताती है, भाई मेरे घर वाले जो तूने अपने नौकरी के लिए 50,000 इकट्ठे किए हैं वह मेरे घर वाले मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी दे दे, जब हो जाएगा तो हम वापस कर देंगे। सुजाता का भाई थोड़ी देर चुप रह जाता है, फिर बोलता है, बहन चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तब वह अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन वही 50,000 लाकर अपनी बहन को दे देता है। सुजाता उस समय बहुत परेशान थी, क्योंकि सुजाता को पता था कि अगर यह रुपए वापस नहीं मिले तो मेरे मायके का घर चला जाएगा और मेरे माता पिता फिर कहाँ रहेंगे। वह बेचारी फिर भी कुछ न कर सकी और वह 50,000 अपने पति सुरेश को दे दिया। सुरेश वह 50,000 ले जाकर अपने बड़े भाई को दे देते हैं तो उनके भाई बहुत खुश हो जाते हैं। जब वह 50,000 सुरेश वापस नहीं करते हैं तो सुजाता को बहुत चिंता सताने लगी कि अब मैं क्या करूं, आखिर मेरे माता पिता कहाँ जाएंगे। फिर अचानक खबर आती है कि उनके माता पिता नहीं रहे। तब सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। तभी एक दिन सुजाता अपने पति सुरेश से कहती है कि मेरे भाई ने जो 50,000 रुपये आपको दिए थे वह वापस कर दीजिए, नहीं तो मेरा भाई कहाँ रहेगा। तो सुरेश आनाकानी कर देता है। वह 50,000 रुपये वापस नहीं करते और फिर उधर वह मकान चला जाता है। तब सुजाता का भाई किराए का रूम लेकर रहने लगता है। तभी अचानक सुजाता सुरेश से पूछती है कि आपके भाई साहब और माताजी कैसे हैं। तब सुरेश कहता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं और भाई साहब अलग रहने लगे हैं, मैं भी अलग रहता हूँ अकेला। तब सुरेश सुजाता से कहता है कि तुमने मुझे 50,000 के लिए तलाक दे दिया। तब सुजाता कहती है कि जिस तरह 50,000 देने पर भी आप अपने भाई के साथ नहीं रह पाए, इसी तरह मेरे माता पिता परेशान थे और मेरा भाई परेशान था, मैं उन्हें देख नहीं सकी। मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा अभी आपने 50,000 मांगे थे तब मुझे इतने ताने सुनने को मिले थे मेरे घर वाले से। अगर आपने फिर आगे मुझसे रुपए मांगे तो मैं कहाँ से ला कर दूँगी। इससे अच्छा मुझे बेहतर लगा कि मैं आपसे तलाक ले लूँ, इसलिए मैं तलाक ले लिया। और मेरे घर वालों के पास भी बिल्कुल रुपए नहीं हैं। सुरेश सुजाता की बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे भी लग रहा था कि मैंने जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा। फिर अचानक दोनों चुप हो जाते हैं, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। उसी समय डिब्बे में मूंगफली बेचने वाला आ गया था। सुरेश बोला, खाओगी? सुजाता ने ना में सिर हिला दिया। सुरेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी मूंगफली है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो सुरेश ने महसूस किया कि वह अपनी आँखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल तक मैं उसके साथ जो रहा था, जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। सुरेश दूसरी तरफ देखने लगा तो सुजाता
चुपके से अपने आंसू को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। सुरेश बोला, क्या शर्त है? तो सुजाता बोली, पैसे मैं दूंगी। सुरेश कुछ नहीं बोला। फिर सुजाता ने मूंगफली खरीद ली और सुरेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी थी। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। महीने की 6,000 मिलते थे। मूंगफली खाते हुए सुरेश बोला, तलाक के समय कोर्ट में मैंने तुम्हें कुछ भी रुपए नहीं दिए थे। अगर ले लेती तो अपना खर्चा चला लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीन को क्या जवाब देती? तो यह ज़मीन रोज़ कहती कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। सुरेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक देने के बाद मुझे महसूस हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, गुस्सा भी नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता और तुम्हें बहुत बुरा लगता था। वह सब बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। सुजाता उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैंने मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आप अपने घर वालों का हमेशा कहना मानते थे। जो वह कहते थे आप वही करते थे। मेरा आपने कहना कभी नहीं माना। आपके ही कारण मैंने हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 10 साल का हो गया होता और दूसरा 8 साल का हो गया होता। यह कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात चली तो सुरेश के भी आँखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुँचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही, भाई भी दूसरी जगह रहने लगे। माँ के न होने पर सुजाता को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ तो भली चंगी थी जब मैं छोड़कर आई थी उनको, क्या हो गया था? इस बार सुरेश भावुकता व अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। वह बोला, माँ तुम्हें हर दिन याद करती थी और कहती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मैंने उन्हें कैसे समझाया कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी सी छा गई। दिल्ली आ गया था, स्टेशन आने वाला था। सुरेश बोला, वापस कब जाओगी? सुजाता बोली, अब नहीं जाऊंगी, यहीं पर कोई नौकरी करूंगी। सुरेश बोला कि आगे फिर कब मिलोगी? तो सुजाता ने कहा कि कल मैं आपको यहीं स्टेशन पर मिलूंगी। तब सुजाता ने पूछा, आप कल कितने बजे जाएंगे? तो सुरेश ने कहा, कल मेरी 8 बजे की ट्रेन है। तो सुजाता ने कहा, ठीक है, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। सुरेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट कर लूँ तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? सुजाता ऑटो में बैठी और बोली, कल 8 बजे मैं यहाँ मिलूँगी।
फिर उसके देखते देखते सुजाता ऑटो से ओझल हो गई। सुरेश दिल्ली 2 दिन के लिए आया था, मगर सुजाता का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल ही बदल लिया। उसने अगले दिन सुबह 7 बजे ही वह स्टेशन आ गया और सुजाता 8 की जगह 9 बजे तक आई। सुजाता जब स्टेशन आई तो सुरेश से बोली, अभी तक आप यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सुजाता बहुत खुश थी। सुरेश बोला, मैं तुम्हारा टिकट भी लेकर आया हूँ। अब 50 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सुजाता हंसते हुए बोली, अभी अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक मूंगफली खाते हैं। पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। अब जब वह मुस्कुरा रही थी तो सुरेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने मूंगफली खाई। अब तक ट्रेन आ गई और फिर एक नया सफ़र शुरू हो गया, मगर इस सफ़र में कुछ खास था। सुरेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर वह डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। सुरेश नोटिस कर रहा था कि सुजाता अपनी बड़ी दीदी के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। सुजाता बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवा के झोंके ने सुजाता के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम रही थी। उसे ऐसे देखकर सुरेश की दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर इसे संभाल नहीं पाया। स्थिति से अनजान सुजाता बोली, क्या हुआ, आप ऐसे गुमसुम से क्यों हैं? दोस्त बनकर ही सही, कुछ तो बात कर लो। सुरेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सुजाता को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? सुरेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बोला कि सुजाता बस उसके मुंह की ओर देखती ही रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो सुजाता। कहते ही वह रो पड़ा। सुजाता चुप रही, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। सुरेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, सुजाता मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूँगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, प्लीज़ लौट चलो। सुजाता ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे करके बोली, इधर देखिए ज़रा। सुरेश ने देखा, सुजाता ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे। मैं कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के लिए दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। मैं बहुत थक गई हूँ।
मैं अकेले चलते चलते अकेले रहते हुए। वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। सुरेश बोला, मैं जानता हूँ, जब तुम्हारा दिल रोने का होता है तब तुम ऐसे ही मुस्कुराती हो। मत रोको इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सुजाता का संयम जवाब दे गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सुजाता ने लोगों की परवाह नहीं की। वह सुरेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सुजाता का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल के लिए रुक पड़ी। सुजाता को अब वहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। अब सुरेश के कंधे पर सर रखकर सुजाता आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।